हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि पीरियोडिक टेबल्स की बात करते हैं। हम लोग उसको देखने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो चैप्टर्स का नाम है। जहाँ पर पूरा पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल्स का डेवलपमेंट हुआ। आज के समय का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है जो हम लोग देख रहे हैं वो कहाँ से आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, और साथ साथ पीरियोडिक टेबल्स के बनाने की क्या क्या वहाँ पर सबसे मेन मुद्दे थे, और उसको बना करके हम अपनी स्टडी को कितना आसान बना सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सबसे मेन रोल प्ले करेंगी आपके क्वेश्चंस के व्यू से। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट किसी पर्टिकुलर पीरियड में जाए तो प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस होंगे, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पोर्शन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल्स जो यहाँ पर है वो कैसे डेवलप हुआ है। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, आपको यहाँ पर ही बताते हैं। पीरियोडिक टेबल्स से ही हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर कहा गया द अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द नोन एलिमेंट्स according to their properties in such a way that the elements of similar properties are grouped together in a tubular forms are called periodic tables। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा कि हम जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, अभी तक जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनको, या फिर जब जब यहाँ पर इसकी बात होगी, जिस समय से इसकी डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट हुआ, उस समय के सभी लोगों का ये टारगेट था कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं उनको एक ऐसे टेबल में रखा जाए, एक सिलिंड्रिकल टेबल में रखा जाए, जहाँ पर क्या हो जाएगा कि सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना आसान हो, और हम घूम घूम करके उसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ऑर्डर में अरेंज करके रखें कि सारी प्रॉपर्टीज़ एक समय के बाद वहाँ पर बार बार हमें वो देखने को मिले। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हो जाती है आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर डेवलपमेंट की बात आएगी तो याद रखना, क्योंकि ये हिस्ट्री वाले पोर्शंस हैं तो इसको हम लोग ऐसे देखते चलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। तो बताइए डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहला जो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल्स की जो शुरुआत की गई, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की बात आई, तो सबसे पहले बात है यहाँ पर 1829 की, 1829 की। एक साइंटिस्ट हुआ जिनका नाम था यहाँ पर डोबे राइनर। ठीक है, डोबे राइनर ने क्या किया, वहां पर उन्होंने उस समय के जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, जितने खोजे गए एलिमेंट्स थे, ठीक है, उसमें से तीन तीन एलिमेंट्स को उठाया और एक ग्रुप बना दिया। तीन तीन एलिमेंट का कैसे ना कि वहां पर ग्रुप बनाया और उसको वहां पर एक ट्रायड नाम दिया गया। ये तीन तीन लोगों का एक समूह है और उसी को कहा गया ट्रायड। और किसका किसका समूह उन्होंने लिया था, आपको बताया किसका ट्रायड बनाया था। ऐसे कौन से तीन लोग थे, ऐसे लोग जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी एक दूसरे के साथ मैच करती थी, उन्हीं को लेकर के उन्होंने क्या किया था, एक ट्रायड बना दिया था। तीन तीन लोगों का एक ग्रुप बनाया था। और उसकी उन्होंने एक खास बात बताई कि इस ग्रुप की एक खास बात है, इन तीनों लोगों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक और अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर हम फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट मतलब थर्ड, पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का, मास का या फिर एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेंगे, जो मिडिल में पाया जा रहा है एलिमेंट्स, उसी के ही एटॉमिक वेट के लगभग आसपास मिलता था। तो ट्रायड सिस्टम की एक खास बात इनकी थी, जो इन्होंने ट्रायड सिस्टम दिया। तो उनका ये कहना था कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेंगे तो मिडिल वाले के ही आसपास के बराबर आता था। ऐसे उन्होंने कई ट्रायड्स बना दिए थे। लेकिन सवाल आता है, जो भी ट्रायड उन्होंने बनाया था, क्या वो ट्रायड सबके ऊपर फिट बैठ रहा था या फिर नहीं? ऐसा नहीं था। तो बताया कि शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन ये जो ट्रायड सिस्टम था, जो इनका कॉन्सेप्ट था, बस कुछ एलिमेंट्स पे ही बैठ रहा था। ऐसा मान लेते थे कि ऐसे कि कोइंसिडेंस था, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर बैठ गया। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर और नहीं आगे बढ़ा कि ऐसे हम और लोगों को क्लासीफाई करें। ठीक है, तो ये इनका पहला, अगर हमसे पूछा जाए 1829 में, तो डोबे राइनर का ट्रायड सिस्टम, आपसे कुछ नहीं पूछेगा ट्रायड सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए ट्रायड सिस्टम किसने दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। चलो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कहा गया बाय द 1829 डोबे राइनर ने ही नोटेड सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तीन ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया, तीन तीन लोगों का उन्होंने एक ग्रुप्स बनाया वहां पर, और उसमें बताया कि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, और उस तीन लोगों का जो ग्रुप बनाया गया तो उसको यहाँ पर एक ट्रायड बोल दिया था। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया इन ईच केसेस ही नोटिस दैट एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज नियरली
इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उनका अगर पहले और तीसरे एलिमेंट्स का हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग वो क्या हो जाएगा, मिडिल वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, इनका ट्रायड देखा जाए, उन्होंने एक ट्रायड बनाया है ऐसे, उन्होंने ऐसे लिया, कहा गया फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, मैच करती है। अब बताया गया इनका एटॉमिक वेट जो देखा गया 35 है और इनका 127 और इनका 80 होता है। और इसमें एक खास बात उन्होंने कहा कि अगर 135.5 और 127 के मास को जोड़ करके हम एवरेज निकालें, दो ही लोग का मास है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 81.2 लगभग, ऐसे कि नहीं कह सकते एग्जैक्ट, लेकिन हाँ उसी के आसपास आ रहा है। मतलब तब भी इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको बल मिल रहा है यहाँ पर कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने आगे भी बताया, यहाँ पर कह रहे जैसे एक और ट्रायड उन्होंने पेश किया, कहा कि ये देखो कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। उन्होंने कहा कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और बेरियम का 137 होता है और इसका 87.5 हो जाता है। कहा गया कि जब हम इसका एवरेज निकालते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और आपको पता है ये क्या हो जाता है, ये थर्ड है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर जब एवरेज लेते हैं तो पता चला फर्स्ट का 40 और थर्ड वाले को 137 जोड़ करके 2 से डिवाइड किया, क्योंकि जितने लोगों का जोड़ रहे हैं उतने नंबर से डिवाइड करना होता है, तब एवरेज आएगा। तो बताओ 88.5 आ रहा है, जो लगभग कितने के बराबर, यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम मिडिल वाले के क्या हो जाता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक और ट्रायड उन्होंने पेश किया, करिए लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम। अच्छा, इस ट्रायड में ऐसे नहीं जिसका मन किया उसको, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है तभी इनको साथ में रखा उन्होंने। उसमें ये देखने को मिला इसका 7, इसका 39, 7 और 39 को 2 से डिवाइड किया तो 23 आ गया, ये एग्जैक्ट इससे बराबर हो रहा है। तो और यहाँ पर जो हमने x निकाला, x याद रखना कोई और नहीं, वो कौन है, एवरेज एटॉमिक वेट हो जाता है। इनका जो एवरेज एटॉमिक वेट है उसको बताता है। लेकिन सवाल आता है जैसे इन्होंने 2-3 जगह दिखाया, क्या ऐसे सब जगह होगा, नहीं। ठीक है, बस ये 2-3 जगह कुछ ही जगह पर फिट बैठ रहा है, इसके अलावा और बहुत जगह सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले लोगों को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया जाए। जिसका एटॉमिक वेट उसको यहाँ पर, उसके बाद जिसका है वहाँ पर उससे ज़्यादा जिसका उसका रखा जाए, तो वहाँ पर फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक वेट का एवरेज लेते थे, मिडिल के बराबर नहीं आता था। जैसे 2-4 पॉइंट्स का अंतर होता है, जब जहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो कहेंगे वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा। इसीलिए बताया गया कि मानते हैं कि कुछ जगह पर इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को फिट बिठाया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं चला। लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा हुआ कि पीरियोडिक टेबल्स बनने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, डोबे राइनर ने यहाँ पर ये काम कर दिया है। तो आपको बताया गया ड्रॉबैक और लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस। कह रहे लॉ ऑफ ट्रायड्स सीम्स टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स। कह रहे ये ट्रायड केवल और केवल कुछ एलिमेंट्स पे ही फिट बैठता है। इट वॉज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस, मान लिया गया मात्र एक संयोग था जिसकी वजह से कुछ जगह पर ये बैठ गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि और कहीं पर ये फिट नहीं बैठ रहा था। तो इनकी कमियां थी, फिर इसको निगलेक्ट कर दिया गया, लेकिन शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं कहाँ 1829 में थे, अब हम आ चुके हैं 1862। ठीक है, हम आ चुके कहाँ पर 1862 और यहाँ पर जो आने वाले हैं अगले साइंटिस्ट, इनका नाम है ए बी डी कैनकोटोइज। और आप बताओगे 1862 की बात है। इन्होंने भी अच्छा वर्क किया लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली। ठीक है, ये सबका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच नहीं पाया। इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट, ठीक है, जैसे कि जैसे एटॉमिक वेट बढ़ते, क्योंकि हमारे पास अगर मान लेते हैं वहाँ पर 30-40 एलिमेंट्स हैं और सबका एटॉमिक वेट हमें पता है, तो हमसे कहा गया अरेंज करो, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, ठीक है, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे डाटा के बेसिस को अरेंज कर रहे थे। तो अरेंज करते चले जा रहे थे और उन्होंने क्या किया कि इस हिसाब से वो अरेंज किया कि उन्होंने ये भी देखा कि एक समय के बाद, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हो वो दोबारा घूम के फिर से वैसे प्रॉपर्टी रखने वाला कोई दूसरा एलिमेंट्स आता है, फिर आगे चलने के बाद वैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाला कोई तीसरा एलिमेंट्स आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक समय के बाद वो प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है और कोई चीज़ अगर बार बार वैसी प्रॉपर्टीज़ को फिर रखा है, इसलिए लगता है घूम घूम करके वहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक सिलिंड्रिकल टेबल बनाया था। क्या बनाया था, सिलिंड्रिकल टेबल बनाया था। लेकिन ये भी लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने में वहाँ पर नहीं हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर बताओ गया कि ये भी बाद में निगलेक्ट कर दिया गया। ही अरेंज्ड द नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
एटॉमिक वेट एंड मेड कैसा सिलिंड्रिकल टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, जो कि हमें ये दर्शाता था कि क्या हो जाता है कि वहाँ पर कि एक समय के बाद, क्योंकि अगर सिलेंड्रिकल टेबल है तो ये दर्शाता है कि एक समय के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और बताया गया दिस आल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, लेकिन ये भी लोगों का आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं पाए, जिसकी वजह से इसको निगलेक्ट किया गया। अब इसी क्रम में हम कहाँ पर थे, अभी 1862 में थे, अब हम पहुंच चुके हैं 1865 में। और 1865 की अगर हम बात करते तो अब जा करके एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया। क्या दिया? ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने भी सेम वैसे ही काम किया, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे उनको अरेंज करना शुरू किया, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को रखना शुरू किया। और उन्होंने एक बात नोटिस की कि उनको ये देखने को मिला उसमें जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, अगर उनके हिसाब से देखा जाए कि कहते थे 7 एलिमेंट को जैसे 1 2 3 4 5 7 ऐसे रख दिया, 7 के बाद जो 8 नंबर का जो एलिमेंट्स आता था 1 के रेस्पेक्ट में, जो 8वां एलिमेंट्स होगा, ठीक है, वो पहले वाले की प्रॉपर्टीज को रिपीट करता था। ऐसे जो दूसरा वाला एलिमेंट्स है दूसरे नंबर पे, तो उसके लिए 8वां कौन हो जाएगा? 9वें नंबर का एलिमेंट्स, वो दूसरे को रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब इनका ये था कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेसिस पे उसको रखा, तो कह रहे थे हर 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट्स आ रहा है वो अपने पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है। जहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद से जो अगला 8वां होगा उसकी रिपीट करेगा प्रॉपर्टीज को, जहां से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। और ये सेम जो हो जाता है कि अगर आपको पता है वहां पर संगीत के जो 7 सुर होते हैं, ठीक है, उसी की तरह, इसलिए उन्होंने उससे मैच करा करके यहाँ पर बताया और कहा कि ऑक्टेव रूल की तरह है, संगीत के 7 सुरों की तरह ये भी है। ठीक है, वहां पर अगर हम उसमें चलें तो कहा जाता है कि जैसे कि अगर हम देखें उसमें 7 सुर कौन है? सा रे गा मा प ध नी। नी तो 7वां था, इसके बाद फिर से हम अगर बोलेंगे नी, फिर के बाद सा बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला जो स्टार्ट किया तो वो भी सा से स्टार्ट हुआ था, और जब नी के बाद फिर 8वां हम बोल रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? सा से हो रहा है। तो इसका मतलब यही वो कहना चाहते हैं कि 7वें के बाद जो 8वां आएगा वो पहले वाले की प्रॉपर्टीज को उसी प्रकार रिपीट करेगा जैसे संगीत के 7 सुर हो जाते हैं, 7 के बाद अगर 8वां सुर लगाना है तो फिर से वो पहले वाले को ही रिपीट करता है। ठीक है, ये इनकी खास बात थी। लेकिन सवाल आता है क्या हम उसी से ही आगे बढ़ें? कहा गया नहीं, वो भी एक सीढ़ी थी, कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं पहुंचा रही थी, लेकिन बताया गया कि ये जो इनका कॉन्सेप्ट था उस समय के जो नॉन एलिमेंट थे बस उस बेसिस पे था, क्योंकि ये 7वें के बाद जो 8वां कह रहे थे तो ठीक है मान लेते, होता भी था, ऐसा नहीं हो रहा था उस समय। लेकिन अगर हम बात करते उस समय जो इनर्ट गैसेस थे उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, और जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई है तो आपको पता है कि इनर्ट गैसेस एक्चुअली में क्या हो जाता है, अगर इनर्ट गैस उसमें खोजे गए होते हैं, ये जिसको 8वां एलिमेंट कह के रिपीट करवा रहे थे वो 8वां एलिमेंट कोई और नहीं, इनर्ट गैस बनता। तो इनके हिसाब से तब वो 9वां एलिमेंट्स वहां पर होता, तब तो ऑक्टेव रूल नहीं फिट बैठ रहा था। और अगर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बढ़ें, क्योंकि इनका जो रूल्स था उस समय के जो नॉन एलिमेंट्स थे वो केवल कैल्शियम तक ही फिट बैठ रहा था। कैल्शियम के बाद अगर हम अगले एलिमेंट्स में जाएंगे उसके बाद का तो डी ब्लॉक आ जाता था, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आता, जो ये कह रहे हैं कि 8वां एलिमेंट्स रिपीट होता, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएगा तो 8वां नहीं 18वां एलिमेंट्स रिपीट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती, तो मतलब कुछ जगह तक, कुछ हद तक ये इनका जो रूल्स था वो वैलिड था। उसके बाद फेल हो गया। अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछेगा कहेगा ये कि ऑक्टेव रूल किसने दिया? अब बताओगे न्यूलैंड्स ने दिया। ऑक्टेव का रूल कहाँ तक फॉलो कर रहा था रूल्स? अब बताओगे अप टू कैल्शियम तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए आते हैं यहाँ पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल 1865। He arranged the element in the increasing order of their atomic mass and observed that properties of every 8th element was similar to the first one। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि 8वां एलिमेंट्स क्या हो जाता है, पहले वाले की प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वोवेल नोटेशंस। ठीक है, जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया सा रे गा मा प ध नी, ये तो 7 हुआ, फिर अगर इसके बाद बोलते हैं फिर से सा बोल देते हैं। तो इसका मतलब आपको पता है क्यों? यहाँ पर पहले भी सा था
और 8वां भी सही आया। तो मतलब यही सेम चीज़ वो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हमें पता है कि उस समय इनर्ट गैसेस नहीं थे, क्योंकि बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो आपको बताया गया है एट दैट टाइम इनर्ट गैस वेयर नॉट नोन। उस समय की बात है, उस समय इनर्ट गैस नहीं पता थे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं, देखो ये पहला एलिमेंट्स होगा, ये दूसरा, जब जो भी उस समय उनके जमाने में था 3 4 5 6 7, इसके बाद जो आता था एक्चुअली में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो खोजे गए थे उस समय सोडियम, क्योंकि इनर्ट गैस तब तो था ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम के बाद यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक ऐसे वहाँ पर थे। तो जब यहाँ पर पहला एलिमेंट लिथियम था, इसकी प्रॉपर्टीज जो मैच कर रही थी, 7 तक तो सबका अलग अलग था, अलग अलग था, फिर 8वां जो आया उससे मैच कर गई। कहा गया लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी जब चेक की गई मिलती जुलती है। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब बेरिलियम का चेक किया गया तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, मैग्नीशियम से। अगर बेरिलियम से नापे, यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8वां होगा। इसके बाद फिर एल्युमिनियम आ गया, ठीक है। ऐसे एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में फिर एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज थी बोरान से मैच कर रही थी। फिर से यहाँ पर जब काउंट किया होगा उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो भी कह रहे हैं कि 8वां रिपीट कर रहे हैं। तो तब जाकर के उन्होंने कहा कि अब लगता है कि हमें रूल्स देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, तब यहाँ पर वही ऑक्टेव रूल्स दिया और उन्होंने बताया कि अब अगर हम ऐसे देखें, फिर 8वां को अगर यहाँ पर लिखें, वो लिथियम की प्रॉपर्टी को सोडियम रिपीट कर रहा है, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज को मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बोरान की प्रॉपर्टीज को एल्युमिनियम, इसे कार्बन की सिलिकॉन, नाइट्रोजन की फास्फोरस, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन। अगर आप देखें किसी को भी इसके रिस्पेक्ट में ये 8वें पे होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये 8वें पे, ये 8वें पे, ऐसे। और इसके आगे भी इनका रूल्स था, क्लोरीन हो जाता है ना, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर पोटेशियम आ जाता है, यहाँ पर कैल्शियम। इनका जो रूल था कैल्शियम तक वैलिड था, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाँ ये 8वें एलिमेंट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिपीट कर रहे हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम, अब बताइए कैल्शियम, ठीक है, बताओगे कैल्शियम, ठीक है जी। और आपको पता है इसके बाद यहाँ पर कौन आ जाता है, अगर आप आज का पीरियोडिक टेबल तो जानते होंगे, इतना तो आइडिया हो गई। वहाँ पर क्या हो जाता है, डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है ना, कैल्शियम के बाद 20 ये हो जाता है, 21 स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, वो आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इनका जो रूल्स था वो कैल्शियम तक वैलिड था। इनर्ट गैस नहीं था तो वहाँ पर 8वां इनका दिखता था, इनर्ट गैस होता तो 9वां हो जाता है यहाँ पर, ऐसे सब कुछ था। बताया गया द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू एर्थ एलिमेंट ऑफ सोडियम। ऐसे बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एर्थ एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू बेरिलियम इज मैग्नीशियम। ऐसे ही इन सब के लिए आप बोल सकते हो। कहा ये तो इनकी खास बात इन्होंने साबित किया, लेकिन इनकी कमियां क्या हैं अगर हम देखें, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। देखो उस समय सबके माइंड में ये हो रहा था, क्योंकि हम जैसे कि आपको पता है, अगर बायोलॉजी के केस में भी इतने सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सारी चीज़ें के, इंसेक्ट की, ये सारी चीज़ें, तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है कि अब हम सबको थोड़ी नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए उसको वहाँ पर क्लासिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर आपको बताता है कि हम उसको फाइलम में, वहाँ पर पहले किंगडम में, फिर फाइलम में, ऐसे डिफरेंट क्लासेस में वहाँ पर उसको क्लासीफाई किया जाता है, जिससे कि अब क्या हो जाता है, अगर उस ग्रुप से मिलता जुला किसी एक दो कंपाउंड्स को पढ़ लिया तो मान लेते हैं यही सारी प्रॉपर्टीज उन सब में भी होंगी। तो जिससे हम क्या हो जाता है, कम समय में बहुत सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो वैसे सेम यहाँ पर भी था भाई, एलिमेंट्स दिन ब दिन खोजे जा रहे हैं। तो उस जमाने की अगर बात करते हैं तो सबको ये था, इतने सारे एलिमेंट्स और हर रोज कहीं न कहीं खोजे जा रहे हैं, तो अब उनको तो एक व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का मतलब ये होता है चीज़ों की एकदम अच्छे तरीके से स्टडी करना, आसान तरीके से स्टडी हो पाए। तो अब यहाँ पर वही चीज़ें हो जाती हैं कि उसकी अच्छे से स्टडी हो, कोई फ्यूचर में अगर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़े, उसको उतनी मेहनत ना करनी पड़े जो कि इससे पहले वाले जो लोग वहाँ पर खोज रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर एक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हुई। तो हर कोई अपनी तरफ से उसको क्लासीफाई करने में लगा हुआ है। मान ले इस समय की बात अगर कर रहे हैं तो यही होड़ लगी थी, कौन कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। तो न्यूलैंड ने भी जो देखा वहाँ पर एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको बताएगा अगर एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं तो उनकी कमियों को भी ढूंढने वाले न जाने कितने, जितने लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग तो उसकी कमियों को ढूंढने के लिए बैठे होते हैं। तो वैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं इनके भी क्या ड्रॉबैक थे, देखते हैं। दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, because after calcium, due to present of d block elements, there is a different of 18 instead of the 8 element। ठीक है, तो वहाँ पर 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस आ जाएगा, जो अभी वो वहाँ पर 8 की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें बताई जा रही है कि अगर इनर्ट गैस नहीं है तब भी अगर आपको कहा जा रहा है
तब यहाँ पर 8 के जहाँ पर 18 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर आपको कहता है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस and including in the periodic tables it becomes 8th element from the alkali metals। मतलब अगर लिथियम के रिस्पेक्ट में देखा जाए, जो अब इनर्ट गैस वहां पर नियॉन भेजा गया होगा तो उसके रिस्पेक्ट में 8वां सोडियम नहीं, 8वां कौन हो जाएगा, वहां पर नियॉन हो जाएगा, अल्कली मेटल। सो दिस लॉ हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट, फिर इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो पहला कौन आया था, डोबेन आया, दूसरा AEB डीकैन कॉटॉइज, और तीसरा यहाँ पर न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल्स। ठीक है, इतना तो हो चुका। अब आते हैं और अच्छे लोगों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट आता है उतना मॉडर्न आता है। पहले एक दो क्वेश्चन है, इसको भी निपटा लेते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एलिमेंट्स ओबे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। कौन ऐसा है जो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल्स को ओबे कर रहा है। देखो, सोडियम पोटेशियम तो ठीक है, लेकिन आपको बताया रुबिडियम तक नहीं, कैल्शियम के आगे निकल गए हम लोग। फ्लोरीन क्लोरीन तक तो ठीक है, यहाँ पर हम आगे निकल गए, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से। ठीक है, और यहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, आप बताओ कि ये सही है बेरिल, क्योंकि यहीं तक फिट था, बेरिलियम उससे नीचे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर तो कह रहे बोरान एल्यूमिनियम कैल्शियम नहीं, यहाँ पर गैलियम होना चाहिए। ठीक है, गैलियम, तो बताओ कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि गैलियम मतलब हम कैल्शियम के आगे निकल गए। तो जहाँ तक कैल्शियम तक जो है ग्रुप में आप में बैठ रहे हैं वहाँ पर, तो उनको तो ठीक करेंगे, तो आप बताओ कि थर्ड हो जाएगा। सेकेंड एक और आपको बताया गया, कह रहे कि विच फॉर विच ऑफ द पेयर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल इज नॉट एप्लीकेबल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लिथियम के नीचे सोडियम चल जाएगा, कार्बन नीचे सिलिकॉन चल जाएगा, मैग्नीशियम नीचे कैल्शियम यहाँ तक तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, मतलब हम किससे आगे निकल गए, अब बताओ कैल्शियम से आगे निकल गए, तब बताओ कि यहाँ पर भाई फिट नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो 3 हो गए। अब चौथे लोग के पास हम लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर इनका स्टेटमेंट, ये भी बहुत अच्छा वर्क किए थे, लेकिन उतनी पब्लिसिटी इनको नहीं मिली जितना इनको मिलना चाहिए था। नाम है लोथर मेयर। लोथर मेयर ने पीरियोडिक एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक स्टडी की। उस स्टडी में उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जितने भी उस समय एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स थे, उनके एटॉमिक वेट और उनके एटॉमिक वॉल्यूम, कह रहे उनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ खींचा था। किसके किसके बीच में, जो भी एलिमेंट्स थे उनका कुछ एटॉमिक वेट है, और साथ साथ क्या किया, सबका वहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम नाप लिया। तो वहाँ पर देखा कि जैसे जैसे एलिमेंट्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनका एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, और वहाँ पर मतलब कि केवल वॉल्यूम के साथ बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ उन्होंने ग्राफ खींचा, और ग्राफ खींच करके उन्होंने बताया कि जब वो ग्राफ खींचते थे वहाँ पर उनको ये देखने को मिला कि ग्राफ में जो भी वहाँ पर जैसा भी वहाँ पर ग्राफ उनका बनता था, उस ग्राफ के लगभग सिमिलर पॉइंट्स पे सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स देखने को मिल रहे थे। जैसे कि अभी मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ के जब वहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा, तो उस ग्राफ में जो पीक पॉइंट्स बना करते थे, कुछ इंटरवल के बाद पीक पॉइंट्स आते थे, और उन पीक पॉइंट्स पे जो एलिमेंट्स आते थे, उन एलिमेंट्स की जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपस में मैच कर रही थी। ठीक है, तो अब जब इतना वो बोल लिए तो उनको ये लगा कि इसका मतलब यहाँ पर एक समय अंतराल के बाद फिर से पीक पॉइंट आता था, और फिर से उसी प्रॉपर्टीज को रखने वाले पॉइंट्स आते थे, फिर एक समय के बाद फिर से पीक पॉइंट्स आता था, फिर से वही प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स आते थे। तो कहने का मतलब पीक पॉइंट्स आ रहा है, और उसी की क्वालिटी का वही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स आने का मतलब ये हो जाता है, ये भी वही कह रहा है कि एक समय अंतराल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ पर बोलना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक टाइम इंटरवल के बाद एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से अरेंज किया जाए तो अपनी प्रॉपर्टीज को दोबारा क्या कर जाती, रिपीट करती, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब तक उस समय इतना कम्युनिकेशन के साधन कमज़ोर थे, ठीक है, अगर कोई चीज़ रिसर्च भी करता है तो वो दुनिया को बताने में उसको वहाँ पर पत्रिकाओं के माध्यम से, ये सारी चीज़ों के माध्यम से दुनिया को जानते तक बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, वैसे सेम इनके साथ भी है, जब तक लोग उनको पहचानते, ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा वर्क किया, ये सारी बातें बताई, तब तक वहाँ पर एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए थे जिसका नाम था मेंडलीफ। वो क्या कर जाते थे, ठीक है, इसको डोमिनेट कर जाते थे, इनसे अच्छा और बेहतर थोड़ा सा वहाँ पर उन्होंने पूरा क्लासिफिकेशंस दिया, तो इसलिए उनका नाम ज़्यादा हुआ, इनका कम हुआ। तो आते हैं, देखते हैं क्या क्या बताते हैं यहाँ पर। कह रहे लोथर मेयर कर्व 1868, कह रहे ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन,
किसके किसके बीच में, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिया, उनका एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जब उन्होंने ग्राफ खींचा तो क्या क्या उनको मिला। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। क्या ऑब्जर्वेशंस मिला देखते हैं भाई। most electropositive elements, that is alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, etc. occupied peak positions। उन्होंने इस ग्राफ में जो देखा, जो ग्राफ के सबसे पीक पोजीशंस पे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब पाया जा रहे थे, सबके सबसे पीक पॉइंट्स पे ऑन द कर्व। और क्या देखा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनसे थोड़ा सा कम जो थे, ठीक है, वो क्या, जिसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये लोग, ये कहाँ पर पाए रहे हैं, बेरियम ऑक्यूपाइड डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। जब तो हम पीक पे चले गए, पीक से फिर जैसे ढलान पे आ रहे हैं थोड़ा सा, तो तुरंत वहाँ पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिसको आज हम वहाँ पर एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी ग्रुप होता है। फिर और बताया गया जो मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ऑक्यूपाइड्स बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। कर्व के सबसे नीचे पाए जाते हैं कौन, मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशंस मेटल्स सबसे नीचे पाए जाते हैं। और आपको बताया गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज द हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाइड्स द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। जहां पर पीक पे पहुंचने से थोड़ा पहले वहां पर हमें ये लोग मिलते हैं हैलोजन्स, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फिर बताया गया एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये सब करने के बाद उन्होंने ये बताया एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व, ठीक है। फिर बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लोथर मेयर प्रपोज दैट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उनका कहना यह था द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अगर इसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया जाए तो एक समय अंतराल के बाद वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिर से रिपीट करती है। कौन कह रहा है यहाँ पर, लोथर मेयर, अपने कर्व को देने के बाद, कर्व की स्टडी करने के बाद वहां पर बता रहे। जैसे अगर हम ये देखें, कर्व था उनका, ये एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वेट है। तो अगर देखें यहाँ पर वॉल्यूम में लिथियम, यहाँ देख रहे पीक पॉइंट्स है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ये क्या हो जाता है, सीजियम। ये सब के सब कहाँ पर बैठ रहे हैं, पीक पॉइंट्स पे आ रहे हैं। और अगर हम देखें पीक से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पड़ रहे हैं। और अगर हम असेंडिंग ऐसे ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ऐसे तो जा रहे हैं वहाँ पर, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो पीक से थोड़ा पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब सिमिलर पॉइंट्स पे पड़ रहे हैं। और सिमिलर पॉइंट से पढ़ रहे हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करेंगे तो एक समय के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को फिर से रिपीट करेगा। वो कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको रिपीट करता है, ऐसे इनका कहना था, ठीक है। और याद रहे इनका जो वर्क था, ठीक है, अगर इनके वर्क की बात करते हैं 1868 के आसपास था। और उसी के आसपास एक और लोग आए जिसका नाम था यहाँ पर मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स 1869, क्या हो जाता है, 1869 की बात आती है। और मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल्स में क्या क्या बताया वो देखते हैं। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जितनी स्टडी की वहाँ पर, और स्टडी के साथ सबसे पहले उन्होंने आकर के यहाँ पर एक पीरियोडिक लॉ ही बना दिया। कह रहा है कि एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज किस हिसाब से रिपीट होगी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव्स आए यहाँ पर, आप बात करते हैं 1869 में। और उन्होंने क्या किया, अगर देखा जाए तो लगभग उन्हीं के आसपास हैं, लोथर मेयर के आसपास। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने नाम से यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स लॉन्च कर दिया, ठीक है। लॉ, पीरियोडिक लॉ वहाँ पर लॉन्च किया। उसमें क्या बताया उन्होंने, अपनी स्टडी से बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यह है कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया जाए तो एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिर से रिपीट करता है, फिर से दोहराता है। और यही उनका क्या था वहाँ पर, पीरियोडिक लॉ था, ठीक है।
अब सवाल है क्या पीरियोडिक लॉ ही दे करके चले गए? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रियलिटी में देखा जाए उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, खास करके वो चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि शायद ही उतना आसान नहीं था किसी के लिए। ठीक है, तो अब वहाँ पर बात करते हैं कि उस समय की अगर हम बात करें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब मेंडलीव अपना वर्क कर रहे थे उस समय बहुत ज़्यादा नहीं, आज तो पूरा का पूरा ऐसे कह सकते हैं 118 के 118 एलिमेंट्स पूरे खोज करके पीरियोडिक टेबल में रख दिए गए, चाहे सिंथेटिकली बनाए गए, चाहे खोजे हैं, चाहे कुछ भी किए, तो 118 पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल भर गया। लेकिन उस समय कहा जाता है उनके टाइम की अगर बात करते हैं उस दौरान लगभग 63 के आसपास एलिमेंट खोजे गए थे। अब 63 के आसपास के जो एलिमेंट थे उन्होंने क्या किया, उनको रखने के लिए एक पीरियोडिक टेबल की व्यवस्था की। वहाँ पर बताया कि एक पीरियोडिक टेबल्स बनाया जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स कहते हैं, और उस पीरियोडिक टेबल्स में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को रखना शुरू किया। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की एक खास बात है कि उन्होंने टेबल को बनाने के लिए वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए। वर्टिकल कॉलम जिसको हम ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, ऐसे ऐसे ना वर्टिकल कॉलम, और हॉरिजॉन्टल कॉलम जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल्स बनाया था उसमें उन्होंने 8 हॉरिजॉन्टल कॉलम, 8 वहाँ पर क्या बनाए थे, वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे, और जो 7 थे, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम चल रहे थे जिसको पीरियड्स कहते हैं। 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे किसके, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल्स में। और उन्होंने एक काम और किया, कह रहे कि जो 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप में से उन्होंने कहा शुरू के, ठीक है, 8वें ग्रुप को छोड़ दिया, 7 ग्रुप को उन्होंने फर्दर 2 ग्रुप में और बांटा। हर एक ग्रुप को उन्होंने ए और बी 2 सब ग्रुप में बांट दिया। और ग्रुप में बांटने का उनका सबसे मेन कारण यहां पर समझना क्या हो जाता है कि ये था कि अगर सेम ग्रुप या फिर सेम सब ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती थी। तो इससे अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा पढ़ना कि अगर हम कभी एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो हम किसी एक ग्रुप से बिलोंग करने वाले किसी एलिमेंट्स को पढ़ लेंगे, उसी से मिलता जुलता ही, थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन उसी से ही मिलता जुलता क्या हो जाएगा, और सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होगी। तो ऐसा काम उन्होंने किया। ठीक है, तो अब इसको ऐसे पढ़ते भी चलते, समझते चलते हैं, कुछ इनके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, क्या इनकी खूबियां होंगी यहाँ पर, क्या इनकी खामियां होंगी, सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर। क्योंकि सब हिस्ट्री वाले पोर्शंस है तो इसमें थोड़ा सा कम चांस रहता है क्वेश्चंस पूछे जाने के, लेकिन यह है कि इसको पढ़ लेते हैं हम लोग ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स बताइएगा। सबसे पहली बात अभी तक आप पढ़ चुके हैं, चाहे हम डोबेराइनर, ठीक है, AEV कैनकोटोइस की बात करते हैं, न्यूलैंड्स की बात करते हैं, लोथरमेयर की बात करते हैं, यहाँ तक कि 5वें लोग यहाँ पर आपके ये है मेंडलीव। ये सब के सब एक ही चीज़ पे इनका ध्यान है, एटॉमिक वेट। कुछ भी बोल रहे हैं एटॉमिक वेट, कुछ भी बोल रहे हैं एटॉमिक वेट। तो ये भी वही कह रहे हैं कि कह रहे भाई जो मैं अपना पीरियोडिक टेबल्स बना रहा हूँ इसमें जो मैं एलिमेंट्स को अरेंज करके रख रहा हूँ वो पूरा का पूरा किस बेसिस पे होगा, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में होगा। इसलिए बताया गया कि इनका जो पीरियोडिक टेबल है किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट। बताया गया 63 एलिमेंट्स वेयर नोन और नोबल गैसेज वेयर नॉट डिस्कवर। तब वहाँ पर नोबल गैस बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी, एक आध दो कोई हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो 63 एलिमेंट्स वहाँ पर थे। बताया गया ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन अ सिस्टम सिस्टमेटिक मैनर्स, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रो एंड इन वर्टिकल कॉलम। ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में वहां पर बांटा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या बताते हैं। वर्टिकल कॉलम देखो यहाँ पर जो ऐसे, अगर मैं आपको ऐसे ऐसे बना दूं अभी के लिए, चलो ऐसे मान लेते 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एक और बना लेते हैं। ऐसे जो ये ऊपर नीचे कॉलम है इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। और ऐसे जो यहाँ पर इस टाइप के जो कॉलम बनते हैं, ठीक है, ऐसे जो कॉलम है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पीरियड्स। इसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कॉलम कहते हैं, इसी को हम ग्रुप कहेंगे, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। और बड़ी अच्छी बात है कि मेंडलीव में 7 था, और आज तक अगर देखा जाए, आज तक जो हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, उसमें भी 7 ही तो है। ठीक, फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर अगला, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम उसको ग्रुप्स कहते हैं, और कितने रखे थे ग्रुप्स उन्होंने, 80।
8 ग्रुप्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 8 है ना कि 18। 18 तो सबसे नए वाले जो लेटेस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें है, इसमें केवल 8 था उस समय। कह रहे अगर हम बात करते हैं ईच ग्रुप्स अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। कह रहे कि ए सब ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स रखे गए तो उसको कहते हैं भाई ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, लेकिन बी वाले में कहते हैं थोड़ा हट करके है। बी ग्रुप एलिमेंट्स में किसको रखा गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बी में रख दिया गया। ठीक है, फिर बताया गया द 8th ग्रुप वाज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रो। जो 8वां ग्रुप है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं और उसको 3 रो में रखा गया जिसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। फिर इसके बाद कहता है द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिटेड सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रख रहे हैं। इनके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत ज़्यादा उसमें जाना नहीं क्योंकि आपसे बहुत कम चांसेस वहाँ से पूछे क्वेश्चंस। ठीक, ऐसे कुछ वहाँ पर था। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7। ठीक है, ऐसे वहाँ पर कॉलम थे। ठीक है ऐसे। और इसमें अगर बात करते हैं, ये अगर देखा जाए 8 थे ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर के 7 तक, इसको उन्होंने 2 ग्रुप में बांटा था, ए और बी ऐसे। फिर यहाँ पर भी ए और बी ऐसे लिखा था, ऐसे ए बी। बस ऐसे। ठीक है, 8वें में ए बी उन्होंने नहीं क्लासिफाई किया था। 8वें में उन्होंने केवल 3 एलिमेंट्स ऐसे 3 रो में रखे थे, 9 टोटल 9 ऐसे वहाँ पर 3 रो में ऐसे उन्होंने 3 रखे, वो ट्रांजिशन मेटल्स थे। ठीक है ऐसे। और यहाँ पर याद रखना, और जो पीरियड्स की अगर बात करते हैं तो लगभग 7 पीरियड्स वहाँ पर थे। जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसा मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हो गए ऐसे ऐसे वहाँ पर एलिमेंट्स रखते गए थे, जो भी ऐसे यहाँ पर इनके नीचे कुछ एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे। ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर इसके नीचे पड़ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थे, मैच कर रही थी। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम किसी एक ग्रुप्स को पढ़ लिया तो मतलब वहाँ पर उससे मिलते जुलते वही प्रॉपर्टीज सबकी होगी। ये उनका सबसे मेन मकसद था। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट को भी आगे मैं बताऊंगा, अपने कॉन्सेप्ट को उन्होंने फेल किया। तो बस उनका ये टारगेट था कि हम क्यों बना रहे पीरियोडिक टेबल। मकसद ये है कि पढ़ना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। और पढ़ने समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स आएंगे, तभी वहाँ पर हमारे लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बनाया था। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है वो आज के जो मॉडर्न हैं वहाँ पर, या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिटेड सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर आते हैं एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या खास बात है, ठीक है, उनको देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर सबसे पहले खास बात बताया जाए, पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का किया। ठीक, और साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इनके बहुत अच्छे वर्क्स थे। एक तो वर्क बहुत अच्छा था उनका कि वो ये कहना था कि जो ऐसे एलिमेंट, क्योंकि 63 तब खोजे गए थे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो उस समय नहीं खोजे गए थे, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए वहाँ पर जगह छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि ये भी खोजा नहीं गया, ये खोजा जाएगा, और जब खोजा जाएगा तो उसकी जगह यहीं पर होगी। जैसे उन्होंने क्या किया, एल्युमिनियम के नीचे एक जगह वहाँ पर छोड़ दिया जिसको कहते हैं इका एल्युमिनियम। सिलिकॉन के नीचे उन्होंने एक जगह छोड़ी थी, उन्होंने कहा ये इका सिलिकॉन होगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में ये भी लिखता है। इसके अलावा भी और पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये 2 बताया गया। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देना, हो सकता है आपको लगेगा कि हाँ वो देख रहे होंगे, ज़्यादा गैप उनको दिख रहा होगा, उनको लगा होगा यहाँ पर कोई आएगा। चलो आप ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने इसलिए वहाँ पर जगह छोड़ दिया, क्योंकि एक एलिमेंट्स के बाद कोई दूसरा एलिमेंट्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, बीच में कुछ होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने और क्या प्रिडिक्ट किया आपको पता है? उन्होंने क्या किया है कि जो एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बताई। और पता है
जब वो खोजे गए एलिमेंट्स, उनका जब वहाँ पर डाटा देखा गया तो जो बताए थे वे उसी से मैच किया। बस 1-2 पॉइंट्स का बहुत माइन्यूट सा अंतर रहा होगा, ना होगा, नहीं तो जो जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैच की। तो ये तो इनका बहुत अच्छा वर्क था, ठीक है। हालांकि क्लासिफिकेशंस किया, उन्होंने अच्छी जगह पर रखा, ये भी उनकी अच्छी खास बात थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी यहाँ पर देखते हैं। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वेयर classified in a group according to the similar properties show study of the properties of elements become easier। सेम ग्रुप में पढ़ने लगे तो बड़ा आसान हो गया समझना पढ़ना। फिर यहाँ पर प्रेडिक्शन वाली बात इनकी काफ़ी अच्छी है। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रेडिक्शंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स कहा गया, इट गिव इनकरेजमेंट टू दिस डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज सम गैप्स वेयर लेफ्ट इन इट। उन्होंने क्या किया, जब वहाँ पर एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे थे, कुछ एलिमेंट्स उनको लगा कि यहाँ पर नहीं है, ये खोजे जाएंगे इन फ्यूचर, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जगह छोड़ दिया, कुछ गैप वहाँ पर छोड़ दिया। और बताया गया द गैप अंडर, जैसे आपको एग्जांपल कह रहे हैं कि एल्युमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ी थी, गैप अंडर एल्युमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन कार्ड। एल्युमिनियम के नीचे जो जगह थी उसको वहाँ पर कहा इका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स, और सिलिकॉन एका एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम के नेक्स्ट, वैसे एका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के नेक्स्ट वाइज आने वाले एलिमेंट्स। आपकी बुक में 2 लिखता है, मैंने 2 और लिख दिया यहाँ पर, एका सिलिकॉन एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन एका एल्युमिनियम, ये 2 और ऐड कराया गया। एका एल्युमिनियम आगे चल के किस नाम से जाना गया, गैलियम। एका सिलिकॉन आगे चल के किस नाम से, जर्मेनियम, ठीक है। ऐसे 2 और याद करते हैं। एका बोरान क्या है, स्कैडियम। अब आप बताओगे नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आज के समय का, उसमें तो बोरान के नीचे एल्युमिनियम है, हाँ, लेकिन वो उनके हिसाब से था ना, लेकिन यहाँ पर उनके हिसाब से जो जगह थी वहाँ पर बताओगे बोरान के आगे एक जगह दिया गया, तो उसको इका स्कैडियम, वहाँ पर इका बोरान जो कि लास्ट में स्कैडियम के नाम से जाना गया। आप तो डी ब्लॉक में बैठा है वो। इका मैग्नीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर टेक्नीशियम, टीसी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। आपको यही 2 पूछेगा, आपकी बुक में यही 2 दिया है, ठीक। तो ये तो इनकी हो गई भाई एडवांटेज, इनकी क्या वहाँ पर खास बात था। अब कमी क्या थी, कमी की अगर बात करते, एक कमी तो आज तक चली आ रही है, वो है हाइड्रोजन की पोजीशंस, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशंस तब भी नहीं डिसाइड हो पाई थी, आज भी नहीं डिसाइड हो पाई है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है आपको पता है एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करता है और 7th ए ग्रुप से, मतलब हेलोजन फैमिली से भी मैच करता है। तो इसीलिए कुछ क्वालिटी वहाँ पर, कुछ क्वालिटी वहाँ पर, तो उसकी जगह कोई फिक्स नहीं है। चलो, और क्या कमियां हैं इनकी अगर बात करते हैं। अगर इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से लोगों को रखूंगा, ये होगा, ठीक है, रखो। लेकिन अगर बात करते हैं कि हम वहाँ पर जानते हैं आइसोटोप्स, आपको पता है आइसोटोप्स का मतलब क्या हो जाता है। आइसोटोप्स का मतलब ये हो जाता है ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर मास नंबर डिफरेंट है, मतलब उनके एटॉमिक वेट्स डिफरेंस है, तो आप उनको अलग अलग कॉलम में रखो। जैसे ऑक्सीजन के 2 पाए जा रहे हैं तो ऑक्सीजन को रखो, कार्बन के 3 पाए जा रहे हैं तो उनको भी अलग अलग जगह रखो। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे आइसोटोप चाहे जितने पाए जाते हों, उनके लिए बस एक ही जगह पीरियोडिक टेबल में डिसाइड की जाएगी। इसीलिए अगर वो एटॉमिक वेट को ही फॉलो कर रहे हैं, तो एटॉमिक वेट को ही फॉलो किया जा रहा है, तो ये काम किया जाए तो उसको 2 जगह, एक से ज़्यादा जहाँ पर रखा जाए, तो उन्होंने उसको वहाँ पर नहीं रखा, एक ही जगह पर रखा। तो ये भी उनके ड्रॉबैक है, उनके कॉन्सेप्ट का ही ड्रॉबैक है। और इससे भी अच्छा वहाँ पर जो ड्रॉबैक अगर मैं आपको बताऊँ, हालांकि अच्छे कामों के लिए उन्होंने ये ड्रॉबैक उठाया, वो ये था कि जब वो एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम से ही एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, तो कुछ जगह उनको दिक्कतें आई। दिक्कतें ये आई कि जैसे अभी मैंने आपको कॉलम बनाया था उनका पीरियोडिक टेबल टाइप का कुछ, तो अगर हम क्या करते, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से एलिमेंट्स को रख रहे थे कुछ जगहों पर, तो उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज जिससे मैच करती थी उस कॉलम में ना रह करके उनको किसी और कॉलम में स्थान मिल रहा था, और ऐसे कॉलम में वो जा रहे थे जहां से उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। अगर हम एटॉमिक वेट को पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे तो सवाल आता है कि तो क्या करना चाहिए था इनको। देखो, हम पीरियोडिक टेबल क्यों बना रहे हैं, ठीक है, हमारा मकसद यह है कि हमारा स्टडी करने का तरीका कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, और ये तभी हो पाएगा जब सेम कॉलम में, सेम ग्रुप्स में सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स हैं।
तो इसलिए उन्होंने यही डिसीजन लिया कि भले हमारा रूल्स जो था एटॉमिक वेट के हिसाब से यहाँ पर इसकी जगह कहीं और आ रही है, और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो किसी और कॉलम से मैच कर रही है, तो उन्होंने कहा एटॉमिक वेट वाला रूल्स फॉलो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसकी स्टडी करना आसान तरीके से ये सबसे मेन गोल है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपने ही रूल्स को वहाँ पर उन्होंने क्या किया, हटा करके एलिमेंट्स को उसी कॉलम में रखा जहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, ना कि एटॉमिक वेट के हिसाब से जहाँ उनका स्थान आ रहा था। आ समझ में? तो उन्होंने ऐसे ठोस कदम उठाए। तो चलिए इसको भी रीड करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। कह रहे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ द alkali metals first A and halogens 7th A in properties, so Mendeleev could not decide where to place it, इसको कहां पर रखा जाए। Positions of isotopes, as atomic weight of isotopes differs, they should have placed in different positions in Mendeleev's periodic tables। कह रहे अगर हमें पता है कि आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट्स अलग अलग होते हैं तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उनको अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, लेकिन बट देयर वेयर नो सच प्लेसेस फॉर आइसोटोप्स इन मेंडलीव्स टेबल्स, वहां पर उनके लिए कोई जगह नहीं दिया गया। फिर आपको कहता है यहां पर एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स मतलब वही जहां पर होना चाहिए था एटॉमिक वेट के हिसाब से वहां से हटा करके जहां पर प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी वहां पर रखा गया। देयर वेयर सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कौन सा एटॉमिक वेट्स, इसलिए कहते हैं इसको एनोमलस पेयर। कह रहे आर्गन कोबाल्ट वेयर प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम एंड निकल रिस्पेक्टिवली इन द पीरियोडिक टेबल्स बट दे हैव हायर एटॉमिक वेट। जैसे अगर बात करते हैं आर्गन का एटॉमिक वेट 39.9 है, पोटेशियम का 39.1 है, तो आर्गन को उन्होंने पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा, और नियम के हिसाब से जिसका नंबर कम है उसको पहले और जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उसको बाद में रखना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा करते तो ये जो क्वालिटी थी इसकी वो किसी और के साथ इनको जाना पड़ता, क्वालिटी किसी और से रख रहे थे, मैच कर रही थी। ऐसे अगर कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, कोबाल्ट का तो आप देख रहे हैं एटॉमिक वेट ज़्यादा है, निकल का कम है, लेकिन इनको कोबाल्ट को पहले रखना पड़ा, निकल को आगे वाले कॉलम में रखना पड़ा। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाता है हम कहते हैं भाई इसका ज़्यादा है, इसको बाद में रखो, निकल को पहले रखो, कहते नहीं तब तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भले हमारा रूल्स फेल हो जाए लेकिन हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल को अच्छा टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में, जिससे कि निकल जिस कॉलम में आ रहा है उसमें इसकी प्रॉपर्टी सबसे मैच कर रही थी। ठीक है, और कोबाल्ट अगर पहले रखा जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी जो लोग थे उसमें मैच कर रही थी। ये भी इनके ड्रॉबैक्स थे। चलो देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स में से कौन सा एलिमेंट्स था, तो बताओगे ना तो स्कैडियम खोजा गया था, ठीक है, ना तो टेक्नीशियम, ना तो जर्मेनियम। अब बताओगे नन ऑफ द दीज, कोई नहीं था वहां पर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था भाई, अब बताओगे एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। एक और क्वेश्चन से यहां पर बताया गया, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिकली फॉर्मेट, किसने पहली बार क्लासीफाई किया एक सिस्टमेटिक मैनर में, तो कोई और नहीं थे वहां पर, कौन थे आप बताओगे, मेंडलीव थे। ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पर अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा मॉडर्न बनते, हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। अभी तक तो चलो ठीक है, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल्स दिया, शुरुआत तो बहुत पहले से हुई, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल काफ़ी सराहाया गया, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, क्योंकि तब 63 थे, आज बहुत सारे हैं, और वहाँ पर बहुत जगह पर उनका खुद का लॉ फेल हो रहा था। तो किस बेसिस उसको अरेंज किया जाए, क्योंकि आगे चल के और खोजे जाने थे। तो बताया गया यहाँ पर क्या हो जाता है, एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, जहाँ से हम मॉडर्न की तरफ बढ़े, तो वो थे मोजले। तो मोजले ने एक अच्छा काम किया और पहली बार किसी ने थोड़ा हटके सोचा। ठीक है, मोजले ने क्या किया, डिफरेंट मेटल्स लिया, डिफरेंट एलिमेंट्स के मेटल्स ले कई सारे, और उनके ऊपर क्या पता है, हाई इलेक्ट्रॉन्स, हाई डेंसिटी, हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करा दी। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर याद हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कैथोड रेज वगैरह के बारे में मैंने बताया था, वो तो इलेक्ट्रॉन ही तो होते थे।
जब वो किसी हैवी मेटल से टकराते थे तो वहाँ से एक और रेज निकालते थे, तो कौन था? एक्स रेज। वही सेम चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के ऊपर टक्कर करा दिया, और जब उससे टकराते गए उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे एक्सरेज निकल रही थी। क्या निकल रही थी? एक्सरेज। और उस एक्सरेज की उन्होंने नाप ली फ्रीक्वेंसी। क्या नाप ली? फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी का लिया उन्होंने रूट, और जो मेटल्स था, जो भी एलिमेंट्स का मेटल था, उस एलिमेंट का लिया एटॉमिक नंबर। पहली बार आपको सुनने में मिल रहा होगा पूरी हिस्ट्री जब से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर नहीं, तो इससे पहले चाहे वहाँ पर आपके डोबे राइनर हो, ठीक है, AEBD कैनोटोइज हो, न्यूलैंड्स हो, लोथरमेयर हो, मेंडलीफ हो, सब के सबका ध्यान एक ही जहाँ केंद्रित था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। रीज़न भी यही था, क्योंकि जब एटॉमिक वेट से चलते थे काफ़ी दूर तक सही चल रहे थे, वो तो बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा बदलाव होता था, फिर लगता था यही हो सकता है कहीं पर में ही कमी होगी। लेकिन जब यहाँ पर मोजले ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डमेंट कराए, जो वहाँ से एक्सरेज आया, उस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का रूट उन्होंने देखा कि उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक नंबर के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। और जब उन्होंने एक ग्राफ खींचा, उस ग्राफ में कोई भी डेविएशंस नहीं, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिली, जिससे साफ साफ ये पता चल गया कि रियल चीज़ तो ये था, एटॉमिक नंबर, और हर कोई एटॉमिक वेट में ही उलझा हुआ था। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है जब हम अब यहाँ पर पहुँचते किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। तो मोजले ने वहाँ पर अपना एक कॉन्सेप्ट भी दिया, सेम वही चीज़ जैसे कि वहाँ पर मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया था, वैसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर यह बताया गया एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो जाती है, ठीक है, एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के ही क्या हो जाता है, पीरियोडिक फंक्शंस होता है। कहने का मतलब अगर इसको मैं सही से बताऊं ये होगा, अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, अब वेट नहीं बोला जाए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर अरेंज किया जाए तो एक समय के बाद एलिमेंट्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को दोहराता है। ठीक है, और यही सेम चीज़ वहाँ पर बोला था मेंडलीफ ने, लेकिन मेंडलीफ ने कहा था एटॉमिक वेट के हिसाब से, कहते हैं नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे एटॉमिक नंबर आया सब कुछ सुलझ गया, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखना शुरू हो गया कि इनको यहीं पर होना चाहिए, इनको यहीं पर होना चाहिए। सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले लोग सेम कॉलम में अपने आप जा करके बैठने लगे। ठीक है, तो वो देखते हैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बताया गया, इट वाज प्रपोज्ड बाय मोजले। किसके द्वारा प्रपोज किया गया? मोजले के द्वारा। कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। बताया गया मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड हाई स्पीड। क्या हाई स्पीड किसका था? इलेक्ट्रॉन्स। किसके ऊपर? ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस, डिफरेंट मेटल सरफेस के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन की जानते हैं हम इस खास बात, एवर कैथोड रे से जिससे टकराएगा उससे एक्सरेज निकालता है, एक्सरेज। और याद रखना है मॉडर्न मोजले ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियोडिक्स लॉ की बात करते हैं, और ये किस पे बेस्ड है? साफ साफ एटॉमिक नंबर पे। और जब उन्होंने याद रखना कि जब उन्होंने क्या किया, किसके बीच में ग्राफ खींचा, ये न्यू कौन है पता है? यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज जो मेटल से निकला था, और जेड एटॉमिक वेट। जब इसके साथ उन्होंने ग्राफ किया, आपको पता है डायरेक्टली पर्सन का मतलब ही ये हो जाता है स्ट्रेट लाइन, रूट न्यू और यहाँ पर जेड। उन्होंने ऐसे ग्राफ खींचा और यहाँ पर ऐसे ही पॉइंट्स मिलते चले गए, बहुत ही स्मूथली यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, ऐसे कुछ वहाँ पर आया था। ठीक है, ऐसे वहाँ पर फॉलो होता चला गया। तो ये उन्होंने बताया कि रूट न्यू डायरेक्ट डिवीजन किसके हो जाएगा? जेड के। चल फिर कह रहे कि मोजले कंक्लूडेड दैट व्हेन द एलिमेंट्स, अब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला देखते हैं। मोजले कंक्लूडेड दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। तो आपको यहां पर यही बताया गया है कि मोजले कंक्लूडेड दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ जो वो बता रहे थे मेंडलीफ, वही सारी चीजें, बस ये बात बदलती गई एटॉमिक नंबर।
ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर दिक्कत भी नहीं आ रही थी। ठीक है, अब बताइए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बन के तैयार हो गया उसी कॉन्सेप्ट से। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोल रहा है, सेम जैसे वो था वो, बस एटॉमिक वेट की जहाँ पर एटॉमिक नंबर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्या हो जाएंगे, chemical and physical properties are the properties of elements are the periodic function of their atomic number. आपको कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, क्या क्या खास बात है इसकी। अच्छा बताओ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप थे, है कि नहीं, 8 ग्रुप थे, पीरियड 7 चल रहे थे, आज तक 7 ही चल रहे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की बात आती है, इसमें कितने ग्रुप हो गए, 18 नहीं, इसमें 9 ग्रुप हुए। तब बताओ कि जो आज हम पढ़ते वो क्या है, वो मॉडर्न नहीं है क्या, वो मॉडर्न है, लेकिन उसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आज के समय का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को कहते हैं। ठीक है, ऐसे बोले, या फिर लॉन्ग फॉर्म होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की अगर बात करते हैं, जो मोजले के हिसाब से बताया गया था, उसमें कितने ग्रुप्स, 8 तो थे ही, मेंडलीव में बस एक और बढ़ा दिया गया, 8 थे, एक और बढ़ा दिया, 9 कर दिया गया। अच्छा, ये जो एक और बढ़ा दिया किसके लिए बढ़ाया गया, कहा गया किसी और के लिए, इनर्ट गैस के लिए। तब तक काफी इनर्ट गैस खोजे जा चुके थे, तो एक और साइंटिस्ट हुए, नाम था रैमजे। तो रैमजे ने क्या किया, वहां पर कहा कि भाई एक ग्रुप हम और बनाएंगे इसमें, उसमें हम केवल और केवल किसको रखेंगे, इनर्ट गैसेस को। तो बताया गया 8 में एक और जोड़ा गया, जो 8वां ग्रुप, 8 के बाद एक 9वां ग्रुप जो रखा गया, एक्चुअली में कोई और नहीं था, वो क्या था, वहां पर इनर्ट गैसेस के लिए जगह बनाई गई, एक कॉलम उसको और दिया गया। ठीक है, पीरियड्स अब भी कितने थे वहां पर, 7 चल रहे थे। ठीक, आते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, 9 वर्टिकल कॉलम जिसको हम कहते हैं ग्रुप। फिर आगे कहता है 1 to 8, पहले से लेकर 8वें तक तो था ही, और प्लस एक और ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं 0 ग्रुप, जो कि इनर्ट गैसेस के लिए रखा गया। नोवेल इनर्ट गैसेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल, भाई इतनी मेहनत किसने की, रैमजे ने किया था। ठीक, फिर बताया गया हॉरिजॉन्टल कॉलम जिसको पीरियड्स कहते हैं, कितने, अब भी 7 है। ठीक है, मेंडलीव में 7 थे, मॉडर्न पीरियोडिक में भी 7 है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उतने ही है। तो अब हम आते हैं जहाँ से अगर देखा जाए सही से हमें पढ़ना है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे, वो यहाँ से स्टार्ट होगा वो टॉपिक। कह रहे लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बताओगे इट इज़ बेस्ड ऑन बोहर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। तो अगर हमसे कभी पूछा जाए लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, बताओगे बोहर-बरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इसमें जो हम पढ़ते हैं आज के समय में उसी की बात होने जा रही। पीरियड्स कितने हैं, 7, और ग्रुप्स कितने हो जाते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ठीक है, उनके पास क्या हो जाएगा, अब बताओगे सेम प्रॉपर्टीज होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ, आपको पीरियोडिक टेबल पूरा पता है तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा से ध्यान देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर ऐसा रफली बना देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
8वां 9वां 10वां 11 12, ठीक है। यहाँ पर 13 14 15 16 17 और यहाँ पर 18, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, हमें ये पता है। और इसमें से अगर मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में शुरू के जो 2 ग्रुप होते हैं उसको एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। मैंने कहा कि बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे बेस्ड है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करता है, एस में आता है, एस ऑर्बिटल्स, इसलिए इसको एस ब्लॉक कहते हैं। और इसके बाद के यहाँ पर 10 ग्रुप अगर आप देखेंगे 3 से लेकर के 12 तक, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक की अगर बात करते हैं, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करता है, डी में, इसलिए इसको डी ब्लॉक कहते हैं। और लास्ट के यहाँ पर जो 6 आपको और दिखाई दे रहे हैं 13 से लेकर 18 तक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। ऐसे ये सारी चीज़ें हो जाती है। और डी ब्लॉक में ही अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7, तो डी ब्लॉक में अगर हम यहाँ पर आते हैं थर्ड ग्रुप में, और अगर मैं पीरियड्स की बात करता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे होता। और डी ब्लॉक में अगर हम आ जाते हैं तीसरे ग्रुप के और छठे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम बात करते हैं लेंथेनम, यहाँ पर एक्टिनियम पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा इसी पोजीशन पे, इसी जगह पे थर्ड ग्रुप और 6 पोजीशंस पे आपको लेंथेनम के अलावा 14 और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। क्योंकि उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अगर चलेंगे यहीं पर, और एक ही कॉलम में अगर 14 वो और एक 15 लोग को पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए इसको यहाँ पर आपके पीरियोडिक टेबल में नीचे वहाँ पर कॉलम बना करके उनको रख दिया गया है। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करते हैं थर्ड ग्रुप्स और 7th पीरियड में, यहाँ पर एक्टिनियम के अलावा 14 और एलिमेंट्स हैं, जिसको उन्हीं के नाम पे एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। और यही एक जगह पर, क्योंकि हर एक और हर जगह एक कॉलम में केवल एक एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक ही कॉलम में कितने हैं, 15 एलिमेंट्स हैं। इसलिए एक्टिनियम को तो यहाँ पर रखा गया, इसके अलावा इसके नीचे वहाँ पर किसको रख दिया गया, जो भी और लोग बचते हैं 14 लोग, उनको एक और सीरीज बनाएंगे जिसको कहते हैं वहाँ पर एक्टिनॉइड्स। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स, जिसको जब आएगा टाइम वहाँ पर एक ग्रुप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ऐसा सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया, जो कि आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पर और आपको क्या बताता है, देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर हमसे यहाँ पर बोला जाता है कि पीरियड्स नंबर की बात आती है, तो अगर पूछा जाए कि कोई भी एक एलिमेंट दे दिया जाए, बताओ वो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना, आउटर मोस्ट नंबर ऑफ शेल्स, आखिरी शेल, ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस नंबर ऑफ शेल में पहुंचा है वही उसका पीरियड नंबर कहलाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लेते अगर मैंने कहा कैल्शियम है, कितना है 20, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। इसको जब करेंगे 1s2, अब बताओ क्या 2s2 2p6, फिर इसके बाद 3s2 3p6। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 6 4 10 2 12 6 18, अभी आप बताओ कि इसके बाद किसका नंबर आता है, 4s का आता है, 4s2। अगर देखा जाए आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ तक, किस मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल में पहुंचा है, ये आगे के जो नंबर होते हैं ना, वो सेल नंबर को बताता है। ये पहले सेल को, ये दूसरे सेल को, ये तीसरे और ये चौथे। तो मैक्सिमम कौन से सेल तक पहुंचा है, चौथे नंबर के सेल में पहुंचा है। इसीलिए अगर इस पीरियड्स नंबर को पूछा जाए, कैल्शियम कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, जो मैक्सिमम नंबर आपको देखने को मिलेगा वह इसका पीरियड्स नंबर हो जाएगा, मतलब वो चौथे पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है, ऐसे। फिर अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड्स, किसी पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, अब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड सबसेल, इसको सिंपल से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। 7 पीरियड था, पहले पीरियड में आपको 2 एलिमेंट्स दिखेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर उसके बाद आपको 18, फिर 18, फिर यहाँ पर 32। तो ये क्रम होता है। अगर हम ऊपर से नीचे तक सभी पीरियड्स में सभी एलिमेंट्स को अगर काउंट्स करें, तो आप बताओगे यहाँ पर ऐसा हो जाता। शुरू में एक किनारे पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम 2 आ जाता, फिर यहाँ पर लिथियम से लेकर के नियान तक 8 आ जाएगा, फिर अगले में आपको वहाँ पर सोडियम से लेकर के वहाँ पर आर्गन तक 8, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पोटेशियम से लेकर के, ठीक है, आर्गन के बाद हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन तक 18, ऐसे फिर से 18। लेकिन आपको पता है जो अभी मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बताया, उसकी वजह से अब आपको वहाँ पर उनको भी काउंट करेंगे, 30 to 32 लास्ट के 2 पीरियड में आपको मिलेगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो ऐसे एलिमेंट्स वहाँ पर इतने नंबर में एलिमेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। एक और हम यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर की बात करेंगे, अगर हमें कभी कोई एलिमेंट्स दे दिया जाए और पूछा ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है,
तो हम वहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर 18 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी एटॉमिक नंबर हमें दिया गया जिसका ग्रुप नंबर बताया उसको लिखना है, फिर माइनस एटॉमिक नंबर नेक्स्ट टू नोबेल गैसेस। तो अब जो भी एटॉमिक नंबर दिया है उसके आगे आने वाला जो भी नोबेल गैस है उसका एटॉमिक नंबर हमें वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उसको वहाँ पर उसमें से घटा देना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नोबेल गैस का जो एटॉमिक नंबर क्रमशः कुछ ऐसे होता है। अगर आप देखेंगे हीलियम का हो जाता है, फिर नियॉन का 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 36 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 86 आ जाएगा, 118 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे वहाँ पर इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और एक सबसे लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऑर्गेनोशॉन कहा जाता है, ओजी से दिखाया जाता है, ठीक है। अगर हमें कभी भी बोला जाए हम आसानी से वहाँ पर बता सकते हैं। जैसे अगर हमसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए कि ये बताओ, अगर हमसे कह देता है यहाँ पर 34 है एक एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 34 है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो जब उसका हम ग्रुप नंबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 प्लस यहाँ पर क्या 34, फिर माइनस 34 के आगे कौन सा, ये 36 ही आएगा। अब बताओ यहाँ पर 36 कर लेते हैं, आपको होता है 34 में यहाँ पर -2, यहाँ पर आ जाएगा कितना 16 ग्रुप से बिलोंग करे। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको जब ये पता ही है, आपको पता है कि यहाँ पर 34 बताया गया, 36 किसका है, आप बताओगे ये तो 18वें ग्रुप का है। यहाँ पर 35 किसका हो जाएगा, 15वें ग्रुप का। ऐसे अगर सॉरी यहाँ पर 17वें ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। 35 आपका 17वें ग्रुप से हो जाएगा। ऐसे 34 किसका हो जाएगा, आप बताओ 16वें ग्रुप से, क्योंकि यही तो होता है, आगे हम ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ये फॉर्मूला कभी यूज़ करना होगा तो आप कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूज, अगर बाई चांस आप इसी फॉर्मूले के भरोसे और कभी आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, आपको पता चले वहाँ पर जो नंबर आ रहा है आंसर वो आपका माइनस में आ रहा है, तो याद रखना, तो अगर वहाँ पर माइनस में आ रहा है तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा, 32 अगर कभी इसे माइनस में आ जाए तो आपको 18 के जहाँ पर आप 32 को रख सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताया गया भाई, इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला इज नेगेटिव, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है माइनस में, तो आप वहाँ पर 18 के जहाँ पर 32 वहाँ पर रख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पर आपको ये बताया गया है। चलो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स है, इसको भी देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। अगर 100 के ऊपर एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, उनका नामकरण भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल नाम, लेकिन IUPAC नाम के हिसाब से अगर देखें तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका, बहुत सिंपल सा। IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया गया, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो उसके लिए आपको पता है कोई भी नंबर होगा, उसके लिए कितने डिजिट्स वहाँ पर मैक्सिमम लग सकते हैं, आपको पता है 0 से 9 तक, यही तो नंबर होकर के आज के सारे नंबर्स बनाए वहाँ पर। तो ये बताया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक के लिए आपको यहाँ पर एक नाम रखा गया, हर एक नंबर के लिए, हर एक डिजिट के लिए एक एक नाम है, वो नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे आपको बताया गया अगर 0 है तो उसके लिए नील, 1 के लिए अन UN, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए क्वैड, ठीक है। और 5 के लिए 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेप्ट और 7 के लिए सेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। अच्छा, आपको लगता है कि एक बार बाई ट्राई इसको टेट्रा होना चाहिए था, पेंट हेक्स इसको हेप्ट होना चाहिए था, इसको ऑक्ट इसको नॉन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा क्या करना था, एक्चुअली ये चाहते थे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स का नामकरण यहाँ पर लिखा जा रहा है डिजिट का, उसका पहला लेटर सबका अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग। अगर आप देखें किसी का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम टी से ट्राई लिख चुके हैं तो टी से टेट्रा लिखेंगे तो दोनों टी मैच कर जाएगा। इसलिए उनका एक काम करते क्यों हम कोई उसके लिए टेट्रा, 4 के लिए दूसरा टर्म यूज करते हैं क्वाड। ऐसे पेंट में कोई दिक्कत नहीं। 6 के लिए हेक्स, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 7 के लिए हेप्ट लिखेंगे फिर एच मैच कर जाए, क्यों इसके लिए सेप्ट लिखते हैं। 8 के लिए ऑक्ट लिखा और 9 के लिए नॉन लिखते हैं, लेकिन आपको पता है निल में भी एन यूज हो चुका है, जिन्होंने इसको इन कह दिया, ठीक है, क्योंकि आगे चल के इसका पहला लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता, इसलिए पहले लेटर्स को अलग से स्टार्ट करने के लिए आपको ये नंबरिंग अच्छे से आनी चाहिए। और बताया गया था अगर हमें कहीं पर 0 लिखा है उसको एब्रीविएटेड शॉर्ट रूप में लिखना, केवल एन लिख दिया तो इसका मतलब वो 0 को बता रहे हैं। अगर केवल यू लिखा तो 1 को, बी लिखा तो 2 को, टी लिखा तो 3 को, क्यू लिखा तो 4 को, ऐसे 5 के लिए पी, ऐसे 6 के लिए एच, 7 के लिए एस, 8 के लिए ओ और 9 के लिए ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए। बताओ क्या? निल,
उसके बाद निल के बाद अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ये आपको याद रखना है। अगर हमें ये नंबर पता है, इनका नाम पता है, तो अब हम नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर सकते हैं। उस नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें किस बात का ध्यान देना है, देखना। कह रहे हैं कि हम 100 के ऊपर की बात कर रहे हैं। अब देखो कैसे नाम लिखेंगे, कहा गया जैसे ये 0101 है, हम क्या करते हैं, जो भी इनका भी नाम पढ़े वो सारे उनका नाम क्या कर देते हैं, वहां पर नाम लिखते चले जाएंगे और लास्ट में IUM लगा देंगे। जैसे देखो 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, और 0 के लिए मैंने कहा नील, फिर 1 आया है तो अन, इतना लिख दिया, अन नील अन। उसके बाद IUM, अन नील अन्नियम। और इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे संक्षिप्त रूप में, तो पहले पहले डिजिट का जो डिजिट है उसका पहला लेटर लिख देंगे। 1 के लिए अन, यू लिखा, और 0 के लिए नील, एन लिखा, फिर 1 आया है तो उसके लिए यू लिखा, UNU। कल को आपको ये लिख दिया जाएगा कोई एक लेटर, कहेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है। ऐसे अगर बात करते हैं 102 है तो इसको कहेंगे अन नील बाई ईयम। ऐसे 103 है तो क्या करेंगे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर इसके 3 के लिए क्या होता है, ट्राई। ट्राई में खुद आई आ रहा था इसलिए 2 बार आई नहीं लगाना है, ट्राइयम ऐसे बोलते थे। ऐसे 104 अन नील क्वैडियम, अन नील पेंटियम। ऐसे आपसे कोई भी बोलेगा तो आप आसानी से बता सकते। चलो यहाँ पर 109 अन नील इनियम, ठीक है। 109 उनको संक्षिप्त रूप में जो पहला लेटर होगा उसी से हम उसको दिखा सकते हैं। बहुत कठिन चीज नहीं, सिंपल सा। हाँ, यहाँ पर एक बार नीट में क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया। उन्होंने क्या किया था, ये जो ऑफिशियल नेम उन्होंने दिया है, ठीक है, IPSC में जो ऑफिशियल नेम दिया है इस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये याद रखना कि 101 के लिए जो आज एलिमेंट्स खोजे गए हैं तो वहाँ पर उनका नाम रखा गया मेंडेलिवियम। 102 के लिए नोबिलियम, 3 के लिए लॉरेंसियम, 104 के लिए रदरफोर्डियम, 105 के लिए डबनियम, 106 के लिए सीबोर्गियम, बोहीरियम, हेजियम, ठीक है, मिटनेरियम, ठीक है, डर्मेस्टियम, टेंजेनियम, ठीक है, कॉपरनिक्सियम, उसके बाद निहोनियम, फ्लेरोबियम, मॉस्कियम, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। उसका लिबरमोरियम, टेंशिन, ऑर्गेनोशॉन। देखो यहाँ से 13 से लेकर के 18 तक का ये तो हम लोग अभी जब ग्रुप्स पढ़ना शुरू करेंगे ना तो वहाँ पर एक एक करके आपको मिल जाएगा, ठीक है ये। लेकिन इसके ऊपर अगर कभी आता है तो आपको ये ज़रूर एक बार देख लेना। उनका संक्षिप्त रूप आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सिंबल जिसको कहते हैं, वो आपको बताया गया। तो ये नामकरण जो IPSC का था बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। 0 से अगर 9 तक का लेटर का जो डिजिट का आपको नंबर पता है क्या नाम होगा उसका, तो उस जितने भी नंबर वहाँ पर आपको मिलेंगे उनके डिजिट का नाम ऐसे लिखते जाओ, फिर लास्ट में IUM लगा देना था, ठीक है। तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर पे क्या हो जाता है कि सही से अगर मैं आपको बताऊं, जो नेक्स्ट लेक्चर से जो स्टार्ट होगा वहाँ से क्वेश्चंस के आने जाने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। अभी तो पहला जो था हिस्ट्री वाले पोर्शन थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर आपको बताया गया, सिंपल सा था, कभी कभार क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इसके बाद जो पूछा पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग कितना करते हैं।